हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हाल ही में सीटेट का एग्जाम हुआ था दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में। तो हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं अभी वो 18 जनवरी का पेपर है, 18 जनवरी 2023 का। इसमें यह पेपर 1 का CDP का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। पेपर 1 का CDP का पेपर। CDP से कुल 30 प्रश्न आते हैं। इसमें से 15 प्रश्न हमने पहले पार्ट का बना दिया है वीडियो। बाकी के जो 15 प्रश्न रह गए थे उन्हीं प्रश्नों को आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी सीटेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर बिहार सुपर टेट की भी तैयारी करना चाहते हैं या फिर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएं। और अगर हमारे ये सेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है। ऑप्शन है, समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रट कर याद करने से विकसित होता है। दूसरा है, अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच अर्थहीन है। तीसरा है, समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। या फिर चौथा है, विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। तो समालोचनात्मक सोच के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। चौथा कथन सही है, विद्यार्थियों को चिंतन का समय देकर उनके समालोचनात्मक सोच को बढ़ा सकते हैं हम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि। तो वंचित समूह से जो विद्यार्थी आते हैं उनके समावेशन हेतु क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है, विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधा माना जाए। यह तो बिल्कुल गलत कथन है। विविधता को बाधा नहीं बल्कि उसके संसाधन मानते हैं हम। दूसरा है, इन विद्यार्थियों को एक अलग समूह में पढ़ाया जाए। यह भी कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि विद्यार्थियों को एक अलग समूह बनाने की बात बिल्कुल ही गलत है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट सभी तरह के विद्यार्थियों को पढ़ाने के प्रावधान है। तीसरा है कि सभी विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को अनदेखा किया जाए। तो यह भी कथन बिल्कुल गलत है। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को अनदेखा नहीं करना है, बल्कि उनके साथ लेकर चलना है, तभी विद्यार्थी सही ढंग से सीखेंगे। और चौथा ऑप्शन है कि सभी विद्यार्थियों के जुड़ाव की भावना विकसित की जाए। तो जी हाँ, यही बिल्कुल सही कथन है, ऑप्शन नंबर 4। विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए, तभी वंचित समूहों से आने वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन है, एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? तो एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन है, योग्यता आधारित अलगाव। दूसरा है, विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा पर अधिक बल। तीसरा है, सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण। या फिर चौथा है, अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बल। ये तो बिल्कुल गलत कथन है। अधिगम के बजाय हमें पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। योग्यता आधारित अलगाव भी बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा पर हमें बल नहीं देना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सही है वो 3 है, सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण। यह विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों को समावेशित करता है। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएं और अपने दोस्तों में भी इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्न में से किससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन यानी कि उसे अलग करने में जो कठिनाई महसूस होती है, तो वह प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित होती है? ऑप्शन है, गुणज वैफल्य, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, संवेदनात्मक बाधिता या फिर श्रवण बाधिता। तो यहाँ अंकों और आकृतियों के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, गुणज वैफल्य होगा, यानी कि डिस्कैल्कुलिया की समस्या विद्यार्थियों में इससे उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थी हैं जिनके सफल समावेशन हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? सारे क्वेश्चन समावेशी शिक्षा से अधिकतर दिए गए हैं, ये भी आप देख रहे होंगे दोस्तों। ऑप्शन है, विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर सवाल हल करने को कहना चाहिए। मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए। विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स देना चाहिए। या फिर अध्ययन उद्देश्य हेतु लैपटॉप और मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए।
तो यहाँ दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थी हैं, तो उनके सफल समावेशन हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उनके सफल समावेशन हेतु अध्यापक को मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी स्पर्श करके, अगर विद्यार्थी दृष्टिबाधित हैं तो वो देख तो नहीं सकते, तो स्पर्श करके वह सामग्रियों को समझ सकते हैं, उनको देख सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार के बारे में पूछ रहा है कि इस विकार से जो विद्यार्थी जूझ रहे हैं तो उनके सफल समावेशन हेतु अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, लंबी दूरी अवधि वाले फिल्में दिखानी चाहिए, एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि पर जाने के दौरान बदलाव अंतराल अवधि नहीं देनी चाहिए, तीसरा है एक ही समय पर कई कार्य देने चाहिए, या फिर चौथा है कार्यपत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांट कर देना चाहिए। तो अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के समावेशन हेतु अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 राइट है, क्योंकि कार्यपत्रक को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांटकर जब अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विद्यार्थियों को दिया जाएगा तो उनका सफल समावेशन किया जा सकता है इस प्रकार से, क्योंकि वह एकाग्रचित्त नहीं रह पाते हैं किसी भी कार्य को, तो इसलिए हम कोई भी कार्य उन्हें देते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर देंगे तो वह उसे सही ढंग से कर सकेंगे और उससे परिचित हो सकेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन है, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? तो अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? ऑप्शन है, पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु, दी गई जानकारी को ज्यों की त्यों रट कर याद करने हेतु, तो ये तो बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को ज्यों की त्यों रट कर याद करने का बढ़ावा विद्यार्थियों को कभी नहीं देना चाहिए अध्यापक द्वारा। तीसरा है, श्यामपट्ट से विषय वस्तु की निष्क्रिय भाव से नकल उतारने हेतु, यह भी कथन बिल्कुल गलत है। श्यामपट्ट से नकल उतारने ये इसके लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। एक ही अटल तरीके से ही समस्याओं को हल ढूंढने हैं, तो ये भी कथन बिल्कुल गलत है। एक ही अटल तरीके से जब विद्यार्थी समस्याओं का हल ढूंढेंगे तो उनके सोच में संज्ञानात्मक भावना में विकास नहीं हो पाएगा, उनकी अपसारी चिंतन यानी कि सृजनात्मक सोच का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब विद्यार्थी एक ही तरीके से सोचेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं उनके मन में उत्प्रेरित ही नहीं होंगी कि वो आगे के बारे में जान सकते हैं। इसलिए यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? तो एनईपी 2020 कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देगी? ऑप्शन है, बेघन पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास को, रट कर याद करने को, अन्वेषण आधारित अधिगम को, या फिर चर्चा आधारित उपागम को। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो बेघन पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास, ये तो बिल्कुल गलत कथन है, इसे कोई बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। और रट कर याद करना भी बिल्कुल गलत कथन है, यह एनईपी 2020 के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो अन्वेषण आधारित अधिगम होगा और चर्चा आधारित उपागम का बात किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कूट के द्वारा दिया गया है। जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। अन्वेषण आधारित अधिगम और चर्चा आधारित उपागम की बात एनईपी 2020 में की गई है, इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? तो प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में कौन मदद करता है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित उपागम, अनम्य समय सारणी, या फिर अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में कौन मदद करेगा? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 सही है। यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 सही है। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? तो कक्षा में अधिगम सहायक माहौल क्या पैदा करता है? विद्यार्थियों के बीच सहकार्यता को बढ़ावा देना, शिक्षा शास्त्र के प्रति अनम्य कठोर रवैया अपनाना, प्रदर्शन निष्पादन उन्मुखी प्रतिपुष्टियों को बढ़ावा देना, या फिर विद्यार्थियों द्वारा स्वमूल्यांकन और स्वचिंतन को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों के स्वमूल्यांकन व सोच चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए हमें। तो फ्रेंड, यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। विद्यार्थियों के बीच सहकार्यता को बढ़ावा देना चाहिए, तभी कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करेगा, एक दूसरे के माध्यम से विद्यार्थी सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया में कौन सा ऑप्शन इनमें से बाधक होगा। ऑप्शन है अनुरूपकों का इस्तेमाल, साधन लक्ष्य विश्लेषण, अनुक्रिया समुच्चय या फिर मौखिकीकरण। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बाधक होगा समस्या समाधान के लिए। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अनुक्रिया समुच्चय समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा कथन। बाकी अनुरूपकों का इस्तेमाल, साधन लक्ष्य विश्लेषण और मौखिकीकरण, ये तीनों ही समस्या समाधान की प्रक्रिया में साधन का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अभिकथन ए और तर्क आर से जुड़ा हुआ है। अभिकथन ए कहता है कि किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा गृहीत भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। और तर्क आर कह रहा है कि भ्रांतियाँ हमेशा तर्कहीन नहीं होती है, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती है। तो यहाँ कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा नंबर ए होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को फिर से। अभिकथन ए कह रहा है कि किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। यह कथन बिल्कुल सही है। और तर्क आर दे रहा है कि भ्रांतियाँ हमेशा तर्कहीन नहीं होती है, ये बिल्कुल सही कथन है, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती है। तो दोनों कथन सही है और तर्कार जो है अभिकथन ए का व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, संवेगों और संज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो संवेग और संज्ञान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन है उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है, रुचि अधिगम में बाधक है, उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है, या फिर अरुचि अधिगम में सहायक है। तो संवेग और संज्ञान के संबंध में जो सही कथन है यह ऑप्शन नंबर 1 है, उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्तियाँ सही है। तो कक्षा में विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्ति सही है। नीचे युक्तियाँ दी गई है। ऑप्शन देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही कथन है। अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए, यह बिल्कुल गलत कथन है। तीसरा है, विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करनी चाहिए, जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही कथन है। और चौथा है कि विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना चाहिए, चौथा कथन भी बिल्कुल सही कथन है। इसलिए पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों ही कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है। सही विकल्प का चयन करना है, पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुँच एक डैश का विषय है। तो शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुँच किसका विषय है। सुविधा का, बहिष्करण का, अधिकार का, या फिर अलाभ का। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन नंबर 3 सही है, अधिकार का। शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुँच एक अधिकार का विषय है, तो यहाँ अधिकार होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, योग्यता के इकाई सत्व व दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए, विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार करना चाहिए, तीसरा है, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ जो सही कथन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए शिक्षिका को, यानी कि अध्यापिका को, तभी विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देती है अध्यापिका, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो फ्रेंड्स, आज के पूरे 15 प्रश्नों को हमने सॉल्व करा दिया है। ये प्रश्न बाकी रह गए थे, इसका पहला पार्ट यानी कि पहले के 15 प्रश्नों को हमने पहले पार्ट को सॉल्व करा दिया है, तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज भी 15 प्रश्नों को हमने सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को यानी कि नेक्स्ट सब्जेक्ट को कवर करेंगे, ईवीएस को। तो फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा आज का ये सेशन कैसा लगा आप सभी को, और हमारा ये सेशन पसंद आएगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।